जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये भी एक मेथड है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। और उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। और उन मेथड्स में से हमने जो फर्स्ट मेथड था क्रैमर्स रूल, वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट से ही लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। जब एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस होती हैं तो उसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, जस्ट एक इक्वेशन होगी तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जब एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस होंगी तो उसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और वो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। जस्ट हम कोफिशिएंट्स को एक अलग मैट्रिक्स में लिखते हैं। जो वेरिएबल होते हैं उन्हें हम एक अलग मैट्रिक्स में लिखते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उन्हें हम एक अलग मैट्रिक्स में लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन मैट्रिसेस बन जाती हैं, जिसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, इसे हम वेरिएबल मैट्रिक्स कहते हैं, और इसे हम कांस्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, और इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, और मैंने आपको बताया था कि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे। तो ये क्या है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कांस्टेंट टर्म एज अ लास्ट कॉलम इन द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। किसी भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स में अगर हम कांस्टेंट का कॉलम ऐड कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स बन जाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर आप यहाँ देखें कि आपके पास क्या है, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ठीक है, ये पूरी की पूरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें तमाम के तमाम कोफिशिएंट्स हैं। तो अब ये पूरी की पूरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिखी है, और साथ में मैंने क्या किया है, इस कांस्टेंट के कॉलम को यहाँ ऐड कर दिया है। ठीक है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स प्लस कांस्टेंट का कॉलम जो मैंने ऐड किया है, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स बनी है, और इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, और इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से। नेक्स्ट में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गई। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है या उसका सोल्यूशन फाइंड करना होता है, तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। लेकिन जो हमारे कोर्स वर्क में इंक्लूड हैं वो जस्ट ये तीन मेथड्स इंक्लूड हैं। तो क्रैमर्स रूल हम लोगों ने कर लिया था, तो आज हम गॉस एलिमिनेशन मेथड करेंगे। ठीक है, तो दैट्स आवर टुडेज टॉपिक। तो अब गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या है, इसकी क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। और देखें, क्रैमर्स रूल था, उसका एक अलग वे था सॉल्व करने का, उसके एक अलग स्टेप्स थे। गॉस एलिमिनेशन मेथड है, इसके एक अलग स्टेप्स हैं, तो वो हम देख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम इन स्टेप्स को देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम के थ्रू इन स्टेप्स को यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जस्ट मैं आपको शो कर देती हूँ कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। देखिए, ये सिस्टम है, और इस सिस्टम को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो दैट्स आवर फर्स्ट स्टेप कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, फॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सेकंड स्टेप है कि हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरीके से बनाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये, और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इन दोनों को आप कंबाइन करके लिखेंगे, तो ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी। एंड दिस इज योर सेकंड स्टेप। तो ये सेकंड स्टेप होगा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगी। अब जो मैट्रिक्स बनेगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अब उसका हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। कन्वर्ट द फर्स्ट 3 कॉलम्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस।
एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हमारे पास 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें आपके पास इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज होता है, उसके अलावा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो, और उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रोज। मैं ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, कन्वर्ट फर्स्ट 3 कॉलम्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी, आपके पास ये जो मैट्रिक्स बनेगी, इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के जो शुरू के जो 3 कॉलम्स हैं, इन 3 कॉलम्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें आपके पास इस टाइप की मैट्रिक्स होती है, जिसमें आपके पास जो मेन डायगोनल है उससे उससे नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब जीरो होते हैं। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है कि जो मेन डायगोनल है इसे हम मेन डायगोनल कह रहे हैं। अब इस मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब जीरो होंगे, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी हमारे पास, उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यानी कि आपके पास जो मेन डायगोनल है, ये वाला मेन डायगोनल है, इस मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो होंगे। अच्छा, और मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे। अच्छा, ये जो है सेम आपको इक्लॉन फॉर्म वाला भी स्ट्रक्चर दिख रहा है। मतलब हमने क्या करना है, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी उसको हमने इस स्ट्रक्चर में लेकर आना है, जिसमें ये जो मेन डायगोनल है ये 1 होना चाहिए, इसके तमाम एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, और इसके बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 होने चाहिए। तो हमने इस स्ट्रक्चर में जो है मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, और वो हम किस तरीके से इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, वो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करके कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो दैट्स आवर थर्ड स्टेप। और लास्ट स्टेप क्या है, जब हम इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेंगे मैट्रिक्स को, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट कर देंगे, इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम दोबारा इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे और उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 4 सिंपल से स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम 1 बाय 1 फॉलो करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल शो हो रही है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास ये एक सिस्टम है। सिस्टम क्यों है, क्योंकि यहाँ आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। तो जब 3 इक्वेशंस हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। जस्ट एक इक्वेशन होगी तो उसे हम जस्ट लीनियर इक्वेशन कहेंगे, और जब 3 इक्वेशंस हैं, एक से ज्यादा इक्वेशन है, तो उसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। और इस सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब क्या है, जब भी सॉल्व की बात आती है तो उस सिस्टम में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। तो इस सिस्टम में आपके पास एक्स, वाई और जेड वेरिएबल्स हैं, तो इट मीन्स कि आपने क्या करना है, एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, चेंज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। पहला आपके पास जो स्टेप है वो है चेंज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। हमने क्या करना है, ये जो सिस्टम गिवन है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। हम कोफिशिएंट्स को एक अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे, वेरिएबल्स को इस अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे, और कांस्टेंट्स टर्म को इस अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास x है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, y है, y के साथ कोफिशिएंट क्या है 5, z के साथ कोफिशिएंट है 2, इधर x के साथ कोफिशिएंट 1 है, y के साथ कोफिशिएंट अगेन 1 है, और z के साथ कोफिशिएंट क्या है 7। अच्छा, अब यहाँ पर देखें थर्ड इक्वेशन में x वाली कोई टर्म नहीं है, तो x वाली कोई टर्म ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि x वाली कोई टर्म नहीं है। उसके बाद y का कोफिशिएंट क्या है -3, तो वो हम यहाँ लिखेंगे, और z का कोफिशिएंट क्या है 4, तो वो हमने यहाँ लिखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को लिखेंगे। वेरिएबल्स आपके पास क्या है, x, y और z। तो x, y और z आपके पास वेरिएबल आ गए। और अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को इस अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे। कांस्टेंट आपके पास क्या है 9, 6 और -2।
फर्स्ट स्टेप हो गया, चेंज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कोफिशिएंट्स को हमने यहाँ लिखा, वेरिएबल्स को हमने यहाँ लिखा और कांस्टेंट्स को हमने यहाँ लिखा। ठीक है, नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्म द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरीके से बनाएंगे, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये और ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है ये, इसे कंबाइन करके लिखेंगे। तो देखें यहां पर 1 5 2 1 1 7 0 -3 4 और ये वाली जो मैट्रिक्स है 9 6 -2। तो ये हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली। फर्स्ट स्टेप, चेंज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, वो हमने कर लिया था। सेकंड स्टेप, फॉर्म द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वो हमने किस तरीके से किया, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को और इस कांस्टेंट मैट्रिक्स को कंबाइन करके हमने लिख दिया। सेकंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि कन्वर्ट द फर्स्ट 3 कॉलम्स, जो शुरू के 3 कॉलम्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये 3 कॉलम्स जो हैं इनको हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल है वो एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। तो देखें, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हमने यूज करने हैं, तो वो आपको यूज करना आते हैं। तो अब ये जो मैट्रिक्स बनी है आपके पास, इस मैट्रिक्स को हमने कन्वर्ट करना है। अपर, इसके जो 3 कॉलम्स हैं इनको हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो देखें यहाँ पर हम किस तरीके से करते हैं। ये मैट्रिक्स मैंने सेम कॉपी की, यहाँ पर यही वाली मैट्रिक्स है, ये सेम मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी। अब हमने फर्स्ट 3 कॉलम्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने हैं। तो देखें यहाँ पर आपके पास ये वाला एलिमेंट क्या है, 1 है। इसके नीचे वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें, अगर ये जो जर्नल फॉर्मेट है इसमें आपके पास ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। तो अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को 0 बनाना है, इस वाले एलिमेंट को हमने 0 बनाना है। तो इस वाले एलिमेंट को हम 0 किस तरीके से बनाएंगे, हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। मैम ये थर्ड रो मल्टीप्लाई नहीं होगी 2 रो के साथ, तब शायद बन जाए। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो के साथ, लेकिन हम रोज को मल्टीप्लाई नहीं करते ना, वो हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही नहीं है। आपके पास 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं, या तो आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी रो से, या आप 2 रोज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप 2 रोज को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वो तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ही नहीं है, तो वो हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। मैम रो 1 और रो 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, ये हो सकता है, रो 1 और रो 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास 0 आ सकता है। ठीक है, तो हम यही करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ करते हैं, रो 1 में से हम माइनस कर देते हैं रो 2 को। ठीक है, और ये हम चेंजिंग जो करेंगे वो हम कहाँ करेंगे, वो हम चेंजिंग करेंगे R2 में। ठीक है, तो अब देखें किस तरीके से हम करते हैं। हम क्या करेंगे, R1 में से R2 को माइनस करना है, तो R1 आपके पास क्या है, 1 5 2 और 9, और उसके बाद जो R2 है वो है 1 1 7 और 6। क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो माइनस में हम साइन चेंज कर देते हैं, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0, 5 - 1 4, 2 - 7 -5 और 9 - 6 होगा 3। अब ये जो रिजल्ट आया है इसे हम कहाँ प्लेस करेंगे, R2 में प्लेस करेंगे। तो 0 4 -5 और 3, और बाकी जो R1 है वो सेम की सेम रहेगी, वो हम ऊपर से ही कॉपी कर रहे हैं, और जो R3 है वो भी सेम ही रहेगी, वो भी हम ऊपर से ही कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब अगर हम देखें, ये तो हो गया 0। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, उसी स्ट्रक्चर पे जाएं, तो ये 1 हो गया, ये 0 भी हो गया। अब हमें इस फिर भी डायगोनल तो नहीं बन रहा।
डायगोनल नहीं बन रहा, तो हम और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मतलब हमें इस एलिमेंट को भी अब 1 करना है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ अब आपके पास ये वाला एलिमेंट जो है 4, ये 1 नहीं है, तो अब हमें इसको 1 बनाना है। तो अब हम इसको 1, क्योंकि देखें सिर्फ एक बार एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बनाने से आपका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, आपको 3-4 स्टेप्स अच्छा करने मतलब ये पड़ेंगे। लाजमी है मैम, स्टेप में ही करना है, मतलब डायरेक्ट नहीं कर सकते? नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब एक एक स्टेप में ही हम करेंगे। तो अब ये 4 है, इस 4 को अब हमें 1 बनाना है। तो अब आप बताएं इस 4 को हम किस तरीके से 1 बना सकते हैं? थर्ड जो रो जो है ना मैम, वो माइनस हो सेकंड रो के साथ। थर्ड रो मैम -3 जो है सेकेंड रो के साथ मैम थर्ड रो को माइनस करेंगे। माइनस करेंगे R2 और R1 को, R3 को, कंफर्म? यस मैम। और कोई बताए? R2 और R3 को हम माइनस करेंगे। नो मैम, प्लस अगर माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? सोचने दो मिनट। R2 को हम प्लस कर देंगे R3 में, तो फिर तो आपके पास 1 आएगा ही ना। R2 को हम R3 के साथ प्लस कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 - 3 रिजल्ट 1 आएगा। और ये हम चेंजिंग कहाँ करेंगे? ये हम चेंजिंग करेंगे R2 में ही, ठीक है। तो देखें हम किस तरीके से करते हैं। हम R2 और R3 को प्लस करते हैं, तो R2 आपके पास क्या है? 0, 4, -5 और 3। और R3 क्या है? 0, -3, 4 और -2। प्लस करें, 0, 4 - 3 1, -4 -5 4, तो ये रिजल्ट आएगा -1, और 3 - 2 रिजल्ट विल बी 1। अब ये जो भी चेंजिंग आई है वो हम कहाँ करेंगे? R2 में करेंगे। तो 0, 1, -1 और 1, और बाकी जो फर्स्ट रो है वो ऊपर से मैं कॉपी करूंगी सेम की सेम, और R3 भी सेम की सेम, ठीक है। अब आप देखें अब क्या स्ट्रक्चर वो बना है। अब यहाँ पर आपके पास ये भी 1 बन गया, ये 0 हो गया, ये 1 बन गया, ये 0 है। अब आपके पास ये वाला एलिमेंट जो -3 है ये भी 0 होना चाहिए। अगर आप अगेन स्ट्रक्चर में देखें, ये वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो इस एलिमेंट को हम 0 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को, इस -3 को हमने 0 करना है, ठीक है। तो अब इस -3 को हम 0 किस तरीके से करेंगे? R3 और साथ में हम करते हैं +3R2, और ये जो भी हम चेंजिंग करेंगे ये हम चेंजिंग कहाँ करेंगे? R3 में करेंगे, क्योंकि R3 में हमने इसको 0 करना है। तो अब देखें अगर इसको हम इस एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अब इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है तो डेफिनेटली मतलब इस रो को मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो इस रो को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर अगर हम R3 के साथ ऐड कर दें तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखें हम क्या करते हैं, R2 को सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो R2 आपके पास क्या है? 0, 1, -1 और 1। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 3 0 टाइम्स 0, 3 1 टाइम 3, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 3। ये आपके पास क्या रिजल्ट आया है? 3R2 आया है। अब अगर हम इस 3R2 को हम R3 के साथ प्लस कर दें, R3 आपके पास क्या है? 0, -3, 4 और -2। तो इनको प्लस करें तो रिजल्ट आएगा 0, ये भी 0 बन जाएगा। 4 - 3 रिजल्ट विल बी 1, और 3 - 2 रिजल्ट विल बी 1। ये जो भी रिजल्ट आया है ये हम R3 में प्लेस करेंगे। बाकी R1 और जो R2 है वो सेम ही रहेगा, ठीक है।
अब आप देखें, अब आपके पास क्या जो फर्स्ट 3 कॉलम्स थे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गए, और जो मेन डायगोनल है वो 1 बन गया। तो देखें ये मेन डायगोनल ये 1 बन गया। मैम जो हमने 3 को मल्टीप्लाई किया, ये 3 कहाँ से आए? ये 3 हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हम किसी भी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर हमें नीड है तो। ठीक है, तो ये हम 3 खुद अपनी तरफ से लेकर आए, क्योंकि ये -3 था, इस -3 को हमें 0 बनाना है। तो हमने क्या किया, अगर इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो, और इसके -3 के साथ ऐड कर दें तो हमें यहाँ रिजल्ट 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमने अप्लाई किए हैं। तो अब आप यहाँ देखें, ये 1 1 1, ये मेन डायगोनल 1 बन गया, और इस मेन डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हो गए। तो ये आपके पास क्या बन गया है, रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर बन गया है। हमें यही बनाना था, यही स्ट्रक्चर बनाना था, और वो चीज़ हमारे पास बन गई। देखिए मेन डायगोनल 1 होने चाहिए और उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 होने चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया है, तो हम यहीं स्टॉप हो जाएंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि सॉल्व द इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर आया था, ये जो मैट्रिक्स आई थी, ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसको मैंने दोबारा यहीं कॉपी किया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको दोबारा इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें हम किस तरीके से इसको दोबारा इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ आपके पास फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट कॉलम वो एक्स कॉलम होता है, जो सेकंड कॉलम होता है वो वाई कॉलम होता है, और जो थर्ड कॉलम होता है वो जेड कॉलम होता है। ठीक है, और ये आपके पास कांस्टेंट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो लास्ट कॉलम होता है वो हमें कांस्टेंट को डिनोट करता है, जो कि हमने ऐड किया था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। अब यहाँ पर देखें, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक्स। तो यहाँ पर आपके पास एक्स हुआ, प्लस की साइन आई, ये आपके पास 5 वाई हो जाएगा। ये आपके पास z एलिमेंट है 2, तो ये हो जाएगा 2z। इक्वल की साइन लगाएंगे और रिक्वायर्ड जो लास्ट एलिमेंट बचा है उसे हम इक्वल टू 9 रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स फॉर्म को दोबारा अगर हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो वो हम इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर देखें x एलिमेंट क्या है 0, तो वो हम नहीं लिखेंगे। y एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y, उसके बाद z -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का z, इक्वल की साइन, और ये जो लास्ट में 1 बचा हुआ है ये 1 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में अब आप देखें x एलिमेंट 0, y एलिमेंट 0, तो ये दोनों नहीं लिखेंगे। z एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो z। ठीक है, और इक्वल की साइन, और ये वाला एलिमेंट हम लास्ट में लिख देंगे। ये चीज हुई। अब हम क्या करेंगे, अच्छा मैं एक चीज देखना चाह रही हूँ, हमने वेरिएबल्स एक्स वाई जेड ही लिए हैं। ठीक है, तो अब आप ये नोट कर लें, आपके पास वेरिएबल्स क्या हैं, एक्स वाई जेड हैं। तो हम जो इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे वो हम वही वेरिएबल्स यूज करेंगे, एक्स वाई जेड। तो अब आप बताएं, आपको ये चीज क्लियर हुई है, हमने किस तरीके से दोबारा इस मैट्रिक्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट किया। जस्ट हम फर्स्ट कॉलम को एक्स सपोज करेंगे, सेकंड कॉलम को वाई सपोज करेंगे, थर्ड कॉलम को जेड सपोज करेंगे। तो एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स हुआ, 5 वाई से मल्टीप्लाई होगा तो 5 वाई हुआ, 2 जेड के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 जेड हुआ, और लास्ट कॉलम जो है वो इक्वल्स टू 9 लिखेंगे। सेकंड में एक्स 0 है तो हमने यहाँ नहीं लिखा। ये वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, z -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो y माइनस जेड हुआ, और इक्वल्स टू 1, सेम का सेम आ गया। और लास्ट में x भी 0 y भी 0, तो जस्ट z इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, z हो जाएगा, और इक्वल्स टू हम 1 लिख देंगे। तो हमें क्या करना था, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। ठीक है, जब भी किसी सिस्टम को सॉल्व करना होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उस सिस्टम में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करना। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो यहाँ पर जेड की वैल्यूज तो हमें ऑलरेडी पता है कि वो 1 है। अब हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू हम इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी, y की वैल्यू, y की वैल्यू आएगी, ये माइनस का 1 है, वहां जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो y हो जाएगा 2। तो y की भी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, मैम ये जो स्टेप है ये थोड़ा रिवाइज करेंगे।
कौन सा वाला स्टेप, y वाला? z इक्वल टू 1 वाला, ये जो है ना, ये correct देखें, जब भी हमें किसी सिस्टम को सॉल्व करना होता है तो सिस्टम में हमें जो वेरिएबल्स गिवन होते हैं x y z, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर z की तो वैल्यू आपको ऑलरेडी मिली हुई है कि z इक्वल्स टू 1, तो हमें z की वैल्यू फाइंड करने की नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, z की वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, और ये इक्वेशन हो गई 3। तो हम z इक्वल्स टू 1 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो जब z की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट की, z की वैल्यू 1 हमने z की प्लेस पे लिखा, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिली है। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली है, ये हमें 2 मिली है। ठीक है, तो अब z की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट की, तो हमें वहां से y की वैल्यू मिली है। अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू भी हमें मिल गई, y की भी वैल्यू हमें मिल गई। z और y की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुट हम यहाँ लिख देंगे, पुट y इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो देखें, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमें अब कौन सी वैल्यू मिलेगी, हमें x की वैल्यू मिलेगी, x प्लस 5 y की वैल्यू क्या है 5 और y क्या है 2 प्लस 2, z की वैल्यू क्या है 1, तो z की प्लेस में हमने 1 लिखा और इक्वल्स टू 0 हुआ। ठीक है, देखें ये वाली इक्वेशन 1 थी, x सेम का सेम रखा, 5 है तो 5 सेम का सेम, y की प्लेस पे 2 लिखा क्योंकि y 2 है, प्लस 2z है तो 2 सेम का सेम और z की प्लेस पे 1 लिखा और इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करें, 5 2 टाइम 10 प्लस 2 1 टाइम, अच्छा यहाँ पर 0 नहीं है, सॉरी यहाँ पर है 9। ठीक है, और 2 1 टाइम 2 हुआ इक्वल्स टू 9, x 10 प्लस 2 12 इक्वल्स टू 9। यहाँ पर ये प्लस का 2 है, प्लस का 12 है, वहां जाकर माइनस का 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3। तो x की भी वैल्यू आ गई, तो हमारे पास ये आंसर है। आप इन तीनों वैल्यूज को एक साथ लिख दें, x की वैल्यू आई है -3, y की वैल्यू आई है प्लस का 2 और z की वैल्यू आई है 1। तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो उस सिस्टम में हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी होती हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम गिवन था उसमें हमारे पास x y और z की वैल्यूज फाइंड करनी थी, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स x y z हैं, तो वो हमने फाइंड कर लिए। देखिए स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि हमने x y z की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये जो मेथड है ये गॉस एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, क्रैमर्स रूल एक अलग मेथड है, उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज, बट गॉस एलिमिनेशन मेथड है, इससे भी हम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। मैम ये x पावर 0 किसके बराबर होता है, x पावर 0 1 के। ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों के होमवर्क हैं, ये मैंने मैथमेटिकल मेथड की बुक से ही लिए हैं, और आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और अब यहाँ पेज नंबर प्लीज, आई हैव मेंशन्ड, ये पेज नंबर आई थिंक 183 है, 180 नहीं है, और ये वाला पेज नंबर 180 है। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ देखें, आपके पास x1, x2 और x3 गिवन है। पहले जो मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व करवाई है उसमें वेरिएबल्स कौन से थे, x, y और z, बट इस जो एग्जांपल में आपके पास वेरिएबल हैं x1, x2 और x3। तो इट मीन्स कि जब आपने इस सिस्टम को सॉल्व करना है तो इस सिस्टम में आपने कौन सी वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, आपने x1 फाइंड करना है, x2 फाइंड करना है और x3 फाइंड करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इट मीन्स कि आपने x1, x2 और x3 की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप फाइंड कीजिएगा और बुक की आप हेल्प ले सकते हैं। और आप मेथड कौन सा यूज करेंगे, अब आप क्रैमर्स रूल यूज नहीं करेंगे, आप गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे।